हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों हमने फ्रीडम स्ट्रगल का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने द गांधीयन एरा से पहले तक 1917 तक पढ़ लिया था। आपको याद होगा। आज दोस्तों हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी, इसका सेकंड पार्ट वो है दी गांधीयन एरा। जब गांधी जी इंडिया आते हैं उसके बाद से आपको आज का पढ़ना है। और आज की वीडियो में हम दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक पढ़ेंगे। तो कल इस पूरे टॉपिक का ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा कल हमारा। तो आइए हम आज के टॉपिक पर मूव करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट और अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। ठीक है, आज का पार्ट है दी गांधीयन एरा। सबसे पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात जानने के लिए है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1914 को वापस आते हैं। ओके, इंडिया में कब पहुंचते हैं वो 1915, बॉम्बे में इंडिया में पहुंचते हैं 1915 को। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को पता होगी। हमें ये जानना है कि इन्होंने जब आए थे उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट्स चलाई आते ही। तो 1960 में, सबसे पहले 1960 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पीच दी थी। किस ओकेशन पर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी पर 1916 में। उसके बाद चंपारण मूवमेंट 1917। इसमें क्या था दोस्तों कि जो बिहार के फार्मर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स किया जाता था कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की ही कल्टीवेशन करोगे। तो इसको इसको इसके विरोध में ही गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट चलाया था। और ये थी इनकी द फर्स्ट सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट इन इंडिया। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा चलाई गई थी वॉज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट इन इंडिया। इसके बाद अहमदाबाद मिल मूवमेंट चलाई इन्होंने 1918 में, जिसमें इन्होंने जो स्ट्रगल लॉन्च किया अहमदाबाद में। कौन कौन इनमें इन्वॉल्व थे? इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और इसमें इन्होंने अपना जो सबसे इनका बड़ा हथियार था वो क्या था? दी हंगर स्ट्राइक, यानी कि भूख हड़ताल। इसके बाद खेड़ा मूवमेंट 1918 में। गांधी जी वर्क फॉर पेजेंट्स ऑफ खेड़ा इन गुजरात हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन पेइंग द रेंट ऑन टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। यानी कि वो लोग जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे रेंट पे करने को। कौन सा रेंट? वो थी फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो इसके लिए भी दोस्तों गांधी जी ने मूवमेंट चलाई थी, खेड़ा मूवमेंट 1918 में। और ये इनकी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। ऊपर जो आपने चंपारण मूवमेंट देखी वो फर्स्ट सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट थी और ये थी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद 1919 में क्या हुआ दोस्तों? 1919 में आ गया द ब्लैक एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट 1919। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस वक्त वाइस रॉय कौन थे, यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? उस गवर्नर जनरल को उस टाइम वाइस रॉय कहा जाता था, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। एंड जस्टिस रॉलेट गेव पावर टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी नोटिस। इस एक्ट में क्या आया कि अब जो अथॉरिटी थी गवर्नमेंट के पास, वो कैसी अथॉरिटी उनके पास आ गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी नोटिस, बिना किसी वारंट के। और इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। ओके, अब गांधी जी ने किसकी कॉल, मतलब किसके लिए बुला दिया? उन्होंने सत्याग्रह की कॉल दे दी अप्रैल 6 1919 को। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही अप्रैल 8 को उनको अरेस्ट कर दिया गया। अब ये अरेस्ट जो हुई थी ये भी रॉलेट एक्ट के अंडर ही हुई थी। अब देखिए रॉलेट एक्ट के अंडर होता क्या क्या है। रॉलेट एक्ट 1919 में जब ये ब्लैक एक्ट आया, जलियांवाला बाग मैसेकर जो अप्रैल 13 1919 को हुआ था, इसका देखिए कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों भी दोस्तों पंजाब में अरेस्ट होते हैं इसी एक्ट के अंडर। क्योंकि माना जा रहा था कि जो है ये रॉलेट एक्ट, इसका कनेक्शन सत्याग्रह से था, जिसके लिए गांधी जी ने कॉल दे दी थी कि सत्याग्रह कॉल। अब इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के अंडर ही। तो एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ओके, अब जैसे ही अंग्रेज़ों को इसका पता चलता है, उस वक्त जो गवर्नर जनरल होते हैं माइकल और ओडायर, ये क्या करते हैं कि जो इनके जनरल होते हैं ना,
इनके जनरल यानी कि एडवर्ड हैरी डायर इनको ऑर्डर दे देते हैं कि आप उस जगह पर जाए और वहाँ पर जाके हैवी फायरिंग कर दीजिए जितने भी लोग वहाँ पर। तो उन्होंने उस क्राउड पर पूरी हैवी फायरिंग कर दी और कई लोग वहाँ पर मारे गए थे। और जैसा कि आपको पता है वहाँ पे कुआं था और कई लोग जान बचाने के लिए उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। तो लेकिन जो जिन्होंने ये जिनके अंडर ये चीज़ हुई थी, माइचल और डायर, ये उस वक्त गवर्नर जनरल थे और इनको ही सरदार उधम सिंह जी के द्वारा लंदन में 1940 में मार दिया जाता है। ओके, अभी 1920 तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। जो भी हमने 1919 तक की कहानी आपको पता चल गई होगी गांधी नहर के अंडर की क्या क्या हुआ। अब मूव करते हैं 1920 पे। देखिए अभी तक रॉलेट एक्ट आ चुका था, ठीक है। ऊपर से यूनिटी नहीं चल रही थी हिंदू मुस्लिम वगैरह में और कहीं डिवाइड एंड रूल अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था देश पर। लेकिन खिलाफत मूवमेंट आती है 1922 में। खिलाफत मूवमेंट क्या होती है कि जो खलीफा होते हैं यानी कि सुल्तान ऑफ टर्की, इनको जो इंडियन मुस्लिम्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा माना करते थे। तो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मुस्लिम्स में ब्रिटिश के खिलाफ जो एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड वो जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वॉर चल रही होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड टर्की, इनके बीच में जो वॉर चल रही होती है, तो साथ में जो खलीफा होते हैं सुल्तान ऑफ टर्की, इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता था इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा। तो इंडियन मुस्लिम्स में भी ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो थोड़ी सी गुस्से वाली भावना आना स्टार्ट होगी। तो फिर मोहम्मद अली और शौकत अली ने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट वो लॉन्च कर दिया 1920 में। अब इससे क्या हुआ, गांधी जी भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ इसको सपोर्ट करने लगे खिलाफत मूवमेंट को देखते हुए ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इसकी कॉल दे दी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जो 1922 तक चला। At the Calcutta session in September 1920, the Congress resolved in the favor of non-cooperation movement and defined Swaraj as its ultimate aim। यानी कि जब कलकत्ता सेशन हुआ 1920 में, कांग्रेस भी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में आ गई और उन्होंने स्वराज को इनका अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम बता दिया। ये सबसे पहली मास मूवमेंट थी गांधी जी के द्वारा जो चलाई जा रही थी 1 अगस्त 1920 में, जिसमें चरखा और खादी जो है वो इंडियन नेशनल सिंबल बने। इसमें क्या था, वही कि अंग्रेज़ों की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। जो भी इंडियन ऑफिसर्स थे जो अच्छे खासे अगर कभी रैंक पर थे, वो सब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसी के साथ साथ एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था और काफ़ी चीज़ों का उन्होंने बॉयकॉट करा। तो द एजुकेशनल बॉयकॉट वॉज स्पेशली सक्सेसफुल इन बंगाल। जो ये एजुकेशनल बॉयकॉट था कि अंग्रेज़ों के स्कूलों में नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ पर रहा, बंगाल और पंजाब में। रिस्पॉन्डिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। किसकी लीडरशिप के अंडर? लाला लाजपत राय के। इसी के साथ साथ एजुकेशनल बॉयकॉट के साथ साथ लॉ कोर्ट्स में भी बॉयकॉट हुआ। इसमें जो मेजर लॉयर्स थे दोस्तों, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग भी इनका बॉयकॉट करने लगे। ओके, और इस पर ही दोस्तों अगर बोला जाए कि इसका और ज़्यादा प्रभाव थोड़ा बुरा कैसे पड़ा, इसी पीरियड के दौरान 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कौन से पीरियड में आए थे दोस्तों, वो 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान आए थे। अब जब वो आए भारत में तो उन्होंने देखा कि जो भी स्ट्रीट्स थी, गलियां वगैरह सब खाली थी, दुकानों के शटर्स क्लोज थे। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे, उनका ना कोई स्वागत हुआ क्योंकि गलियां वगैरह सब, रास्ते वगैरह सब खाली थे। इसी तरह जितनी भी दुकानें वगैरह थी वो सब भी बंद थी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी हिट गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, चौरी चौरा, ये इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर इलाका था, मॉब लिंचिंग हो जाती है, मतलब मॉब अटैक कर देती है एक लोकल पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देती है और उस पुलिस स्टेशन को मतलब पूरा जला देती हैं, जिसमें काफ़ी जो अंग्रेज़ों के एम्प्लॉयज़ थे, जो अंग्रेज़ लोग पुलिस स्टेशन में काम करते थे, वो भी
उनको ज़िंदा जला दिया गया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गांधी जी को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और उन्होंने अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रू कर दिया, यानी कि हटा दिया। उन्होंने बोला अब ये मूवमेंट और नहीं चलेगी। कब? फेब 12 1922 में। इसके बाद स्वराज पार्टी आई। स्वराज पार्टी मतलब कि एक तो जो गांधी जी के कोलीग्स थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ये लोग गांधी जी के इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज करी। ये पार्टी की फाउंडेशन कब हुई, इस पार्टी की फाउंडेशन ले हुई, ये हुई जैन 1 1923 पे। और क्या था इसका नाम? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। मतलब इन तीन के नाम से ये चल रहा था, कांग्रेस, खिलाफत और स्वराज। ओके। अब द स्वराज पार्टी वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल। इस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था दोस्तों। अगर मैं सीट्स की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी ये जीत कर आए थे। इसी के साथ साथ बंगाल में इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सपोर्ट, एक लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी ये बंगाल की। तो इनकी जो डिमांड थी, इन्होंने इसी बात की डिमांड की कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इंडिया के, उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ जो लॉज, जो कई ऐसे मैंने बताया लॉज जो है इंडिया पर थोपे हुए थे, उन सब लॉज को भी गवर्नमेंट हटाए। लेकिन क्या होता है कि 1925 में जब सी आर दास जी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे स्वराज पार्टी का जो प्रभाव था वो भी कम होने लगता है और ये पार्टी टूट जाती है 1926 में। ओके, स्वराज पार्टी का आपको पता चल गया होगा। 1926 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद 1927 में सबको पता है साइमन कमीशन की फॉर्मेशन होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन को अपॉइंट करते हैं कब? नवंबर 1927 में। इस कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी बोला जाता था, क्योंकि इसमें जो हैविंग 7 मेंबर, 7 मेंबर से और सबके सब वाइट। तो इसका इंडियंस को काफ़ी एक टाइप की इंसल्ट महसूस होती थी अपने आप पर। जब इंडिया पर ये साइमन कमीशन आता है इंडिया में 1928 में, तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फेल्ट इंसल्टेड, उनको काफ़ी इंसल्ट हुआ और उन्होंने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। कौन से नारे से? साइमन गो बैक से। अब साइमन कमीशन, इसका जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट की मैं बात करूं, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट थे। इसके खिलाफ लाहौर में भी दोस्तों साइमन कमीशन के खिलाफ जो है मूवमेंट्स चले। लेकिन लाहौर में जब ये मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त लाठी चार्ज हुआ वहाँ पर। किस पर सबसे ज़्यादा लाठी चार्ज होता है? लाला लाजपत राय। मतलब ये जो लाठी चार्ज ये करते हैं, ये इतना बुरी तरीके से जो है इन्होंने लाठी चार्ज किया होता है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। और भगत सिंह जी और इनके जो कॉमरेड्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, इस चीज़ का बदला लेने के लिए वाइट पुलिस ऑफिशियल्स की हत्या कर देते हैं। कब? इन दिसंबर 1928 में। इसके बाद 1928 में आती है नेहरू कमेटी रिपोर्ट। ओके, नेहरू कमेटी रिपोर्ट का क्या था? सबसे पहले नेहरू कमेटी रिपोर्ट किसके अंडर, कौन था इसका चेयरमैन? तो वो थे मोतीलाल नेहरू जी। और चीफ आर्किटेक्ट्स की बात की जाए इस रिपोर्ट की, तो वो थे मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू। इनका गोल क्या था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि गोल ही इनका कंप्लीट इंडिपेंडेंस इनका मेन गोल था। लेकिन जो जिन्ना थे, द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, इनको नेहरू की ये रिपोर्ट से बिल्कुल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी अपनी कुछ मांगे थी और इन्हीं मांग को बोला जाता था 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। ओके, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना जो इन्होंने नेहरू कमेटी रिपोर्ट के विरुद्ध उठाई थी कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे और हमारा अलग से हमारी 14 डिमांड्स हैं। इसके बाद लाहौर सेशन आता है दिसंबर 1929 में। इसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी पार्टनरशिप के अंडर, जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। वो रेजोल्यूशन होता है पूर्ण स्वराज, डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो अब इनके नेशनल मूवमेंट का मेन गोल बन जाता है। ओके, दिसंबर 31 1929 को द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड एंड 26 जनवरी वॉज फिक्स्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। तो 31 दिसंबर 1929 के बाद ही ट्राई कलर जो है, हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसको अनफर्ल्ड किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो 26 जनवरी का दिन होता है हर साल, उसको फिक्स रख लिया जाता है एज एन इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो बोला जाता है कि
हर साल ये सेलिब्रेट किया जाएगा 26 जन को, प्लीडिंग टू द पीपल नॉट टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल एनीमोर, कि अब वह ब्रिटिश रूल और ना माने। इसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि 1929 के बाद 1930 में साल्ट सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च भी इसको बोलते हैं, गांधी जी के द्वारा ये चलाई जाती है। कब? 12 मार्च से ये स्टार्ट की जाती है और पूरे 24 डेज तक 6 अप्रैल तक ये चलता है। तो वॉइस रॉय कौन थे इस टाइम पर? लॉर्ड इरविन। तो आपको दोस्तों एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि जो पर्टिकुलर मोमेंट्स में मैंने आपको वॉइस रॉय ऊपर डिस्कस करे ना, आपको ये चीज़ वॉइस रॉय पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उन पर्टिकुलर मोमेंट पर वॉइस रॉय कौन था, या फिर जब वह वॉइस रॉय थे तो कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी। इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि साल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च पर वॉइस रॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन। ये दूसरी एक और सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट थी। आपको पता है पहली कौन सी थी? चंपारण मूवमेंट, जो हमने ऊपर डिस्कस करी। गांधी जी लेड दी दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक दोस्तों इन्होंने पूरी पैदल मार्च ये इन्होंने की। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ ये पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने जो सी शोर था वहाँ पर इन्होंने पूरा मुट्ठी भर के नमक उठाया और साल्ट लॉ को ब्रोक कर दिया। जो अंग्रेज़ों के द्वारा साल्ट लॉ था इसको ब्रोक कर दिया। टोटल इन्होंने 240 माइल्स, जो 240 माइल्स दोस्तों सिर्फ 24 दिन में ये चले थे। द मूवमेंट बिकम सो पावरफुल, ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी। और जो गढ़वाल सोल्जर्स थे उन्होंने लोगों पर फायरिंग करने से मना कर दिया। लेकिन गांधी जी जो है वो 5 मई 1930 को उनको फिर से अरेस्ट कर दिया जाता है। ओके, तो 1930 तक आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट तक। इसके बाद आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? लंदन में, नवंबर 12, 1930 को। क्यों होती है दोस्तों? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन पर डिस्कस करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के द्वारा इसको कम्प्लीटली बॉयकॉट किया गया था, क्योंकि ये कंप्लीट वाइट मैन की थी। एक तो वाइट मैन ही थे इसके अंडर, और दूसरा इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हुए थे इसे। तो इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना कोई इसमें सोल्यूशन निकला, और ये मीटिंग एडजर्न कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई जनवरी 2, 1930 तक। ओके, नवंबर 12 से ये जनवरी 2, 1930 तक ये एडजर्न कर दी गई। इसके बाद आया गांधी इरविन पैक्ट, या फिर दिल्ली पैक्ट भी इसको बोलते हैं। अब जो मॉडरेट थे दोस्तों, मॉडरेट स्टेटमेंट साप्रू एंड जयकार, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी तरफ से रिअप्रोचमेंट करवाई किनके बीच में? गांधी जी और गवर्नमेंट के बीच में। 6 मीटिंग्स विद लॉर्ड इरविन फाइनली लेड टू द साइनिंग ऑफ ए पैक्ट बिटवीन द टू। पूरे 6 मीटिंग के बाद ही दोस्तों ये पैक्ट जो है साइन किया गया था गांधी जी और इरविन के द्वारा। कब? मार्च 5, 1931 में। और कांग्रेस भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एग्री हो चुकी थी। आपको पता है फर्स्ट ऊपर 1930 में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एग्री हो चुकी थी कांग्रेस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1931 में। इस वक्त 1931 में आपको पता है पहले भी लंदन में हुई थी, ये भी लंदन में हुई। और कौन थे वाइसरॉय? वो थे लॉर्ड विलिंगटन। ओके, गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है गांधी जी ने ये मीटिंग अटेंड करी। लेकिन जब गांधी जी मीटिंग जो है वो अटेंड करने गए, वहाँ पर जो मेन पॉइंट था, जो बेसिक जो पॉइंट था इंडियंस का कि फ्रीडम चाहिए, उस पर ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जो रैमसे मैकडोनाल्ड, उनका कंप्लीट रिफ्यूज़ कर गए उनको ऑन दी बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम। तो सेकंड मीटिंग भी दोस्तों ऐसी ही खाली ही गई थी, इसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। ओके, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का पार्ट, जिसमें हम 1931 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अभी और भी काफ़ी, जिसमें हमें थर्ड टेबल राउंड पढ़ना है, द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया पढ़ना है, अभी काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एक ही पार्ट और बचा है, उसके बाद आपका इंडियन कल्चर जैसे कि कंप्लीट कर चुके हैं, हेरिटेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल साथ ही साथ मूवमेंट्स भी कंप्लीट, हमारी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो होगा स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, जियोग्राफी,
और भी फ्लोरा जिसमें फ्लोरा एंड फाउना वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इकॉनमी, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन होगा ये सब का सब हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जेके को रिलेटेड, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो सबसे पहला टॉपिक जम्मू कश्मीर का लेकर आएँ वो होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके, ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आएंगे और हम जम्मू कश्मीर का जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल एक वीडियो और बननी है आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स के लिए, तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जैसा कि आपको पता है हम आपको इस पर MCQs भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के नेक्स्ट पार्ट के साथ।